अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। फेडरल बजट 2020-21 में जो सेल टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से आइटम्स के ऊपर एग्जाम्पशंस दी गई हैं या रिड्यूस टैक्स का रेट दिया गया है और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनके एग्जाम्पशन विड्रॉ की गई हैं। एंड तक मेरे साथ स्टे कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, तो उसमें एक तो कमिश्नर अपील्स की डेफिनेशन ऐड की गई है। इससे पहले सेल टैक्स एक्ट में कमिश्नर अपील्स की डेफिनेशन नहीं थी और हायरार्की ऑफ टैक्स ऑफिसर्स में कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और ऑफिसर्स थे। तो अब कमिश्नर अपील भी उस हायरार्की में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से सेल टैक्स में है और कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है और उनको जब तक वो कॉटेज इंडस्ट्री है सेल टैक्स में रजिस्टर होने की या सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो थ्रेशोल्ड था वो 3 मिलियन था। अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 10 मिलियन कर दिया गया है। तो ये एक रिलीफ दिया गया है कॉटेज इंडस्ट्री को ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सकें। उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डिफ़ाइन किया गया है और ये डेफिनेशन में ऐड करने का मतलब ये है कि अब ऑनलाइन जो लोग मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जिसमें सेल्स ऑफ गुड इज़ मेड इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी सेल in any of the following manners: by controlling the terms and conditions of the sale, authorizing the charge to the customer in respect of payment for the supply, or ordering or delivering the goods। ये सेक्शन 2 की सब सेक्शन 18A में ऑनलाइन मार्केट प्लेस, क्योंकि अब गवर्नमेंट का इरादा ये है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी जो ऑनलाइन सेलिंग हो रही है उसको भी टैक्स एम्बेट में लाया जाए। सब सेक्शन 3 भी इसमें ऐड की गई है एक्ट के अंदर, यानी सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3, उसमें पेमेंट ऑफ सेल टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस शख्स पे लगाई गई है जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस को रन कर रहा है, ठीक है, या ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद डेफिनेशन में सेक्शन 2 का 43A सब सेक्शन है, इसमें टियर 1 रिटेलर्स डिफ़ाइंड हैं ऑलरेडी और उसमें कुछ और लोग ऐड किए गए हैं जिसमें रिटेलर्स ऑफ फर्नीचर हैविंग एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर, ऐसे फर्नीचर के रिटेलर जिनका शॉप एरिया 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा है, आर रिटेलर ऑपरेटिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेदर और नॉट गुड्स आर ओन्ड बाई हिम। तो ये नई कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सेल्स करते हैं, तो वो चाहे ख़ुद वो गुड परचेज़ करके सेल करें या डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर प्रोड्यूसर टू कस्टमर सप्लाई करें, दोनों सूरतों में वो टियर 1 रिटेलर में शामिल होंगे। तीसरा है अ रिटेलर हु हैज़ acquired point of sale for accepting payments through debit or credit card from banking companies or any other digital payment service provider authorized by the State Bank of Pakistan। तो अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल लगाया हुआ है और आप अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तब भी आप टियर 1 रिटेलर्स में आ जाएंगे। तो टियर 1 रिटेलर्स जो हैं उसमें ये 3 कैटेगरीज ऐड की गई हैं। इसी तरह सब सेक्शन 44 टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें एक कंडीशन थी कि अगर कस्टमर से आपने एडवांस भी रिसीव किया है तो वो भी सप्लाई में कंसिडर होता था, लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि कंडीशन ऑफ एडवांसेस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स इन द असर्टेनमेंट ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सेल टैक्स पर्पस अदर दैन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट्स के अलावा
अगर आपने एडवांसेस लिए हैं तो वो सप्लाई में नहीं आएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई में, यानी जब आप रिसीव किए, जिस टाइम पे आपने एडवांस पेमेंट रिसीव की है वो सप्लाई में नहीं आएगी। Thus only the actual delivery or availability of good to the customer would be considered for the purpose of supply। अब आपने अगर कस्टमर्स को गुड डिलीवर किए तो तब ये आपको सेल तस्वर होगी या सप्लाई तस्वर होगी। ये एक रिलीफ मेजर है, यानी क्या जब आप अब गुड्स को सप्लाई करेंगे कस्टमर्स को तभी आपकी वो सप्लाईज कंसिडर होंगी और सेल कंसिडर होगी एज़ पर सेल टैक्स एक्ट। तो ये एक रिलीफ मेजर है जिसमें एडवांसेस के ऊपर जो सेल टैक्स लगता था वो विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद सेल टैक्स कैश बैक ऑफ कस्टमर्स ऑफ टीयर 1 रिटेलर्स। अब टीयर 1 रिटेलर्स जो थे सेक्शन 3 सबसेक्शन 9A उसमें फाइनेंस एक्ट 2019 में एक बेनिफिट दिया गया था कि जो लोग टीयर 1 रिटेलर से परचेजेस करेंगे उनको सर्टेन कैश बैक दिया जाएगा, यानी उनको कुछ पैसे वापस किया जाएंगे। ये इनकरेज करने के लिए ताकि लोग टीयर 1 रिटेलर से परचेजेस करें जिनका सिस्टम FBR के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे लगता ही है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ या लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो इसलिए ये विड्रॉ कर दी गई है ये प्रोविज़न। अब टीयर 1 रिटेलर से अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको कोई कैश बैक नहीं मिलेगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स नॉट एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज, सेक्शन 8B। अब इस वक्त जो लॉ है उसके मुताबिक कुछ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो हैं वो इंटाइटल्ड थे कि वो इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते थे 90% ऑफ देयर आउटपुट टैक्स, यानी कि 90% से ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है, अपनी रिटर्न फाइल करते हुए। अब ये जो लिस्टेड कंपनीज़ की सूरत में ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई है और अब ज़रूरी नहीं है कि आप 90% तक अपना इनपुट क्लेम करें, अब आप 100% तक भी अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इससे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी कैश फ्लोज के जो इश्यूज़ थे और जो उनके कैरी फॉरवर्ड और रिफ़ंड के मामलात आ रहे थे वो भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसके मुताबिक एक शो कॉज नोटिस जो टैक्स ऑफिसर है वो आपको 5 साल के अंदर भेज सकता है। अब ये टाइम लिमिट एनहांस कर दी गई है और नोटिस फ्रॉम द रेलेवेंट डेट ऑफ ईच टैक्स पीरियड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है बजाय महीने के एंड के। तो इस ये इन लाइन विद द FBR का जो इनकम टैक्स लॉ है उसके मुताबिक इसको कर दिया गया। तो अब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज चेंज इज़ दैट द टाइम लिमिटेशन प्रोवाइडेड विल कमेंस फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर आपका जनवरी में आपको नोटिस इशू हुआ है तो जून 30 तक एंड जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहाँ से पीछे 5 साल कंसिडर होंगे, ठीक है। और ये भी जो आपके सेल टैक्स ऑडिट थे या इनकम टैक्स ऑडिट्स थे या जो असेसमेंट्स थी उनको इन लाइन कर दिया गया इनकम टैक्स लॉ के तहत, जैसे वहाँ पे था इस तरह यहाँ पे भी कर दिया गया है। तो अब दोनों सूरतों में जो है ना वो सिमिलर ये टाइम लिमिट दे दी गई है। उसके बाद कॉमन आइडेंटिफायर नंबर, ये एक नया कॉन्सेप्ट सेक्शन 21B इंसर्ट करके दिया गया है और उसमें ये किया गया है कि अगर इंडिविजुअल है तो उसका जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ उसका CNIC नंबर भी ऐड किया जाएगा एज अ कॉमन आइडेंटिफायर। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो आप डिफरेंट लॉस के तहत जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ की आप प्रॉपर्टी आप सेल परचेज़ कर रहे हैं या आप कार ख़रीद रहे हैं तो या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस सूरतों में आपका CNIC यूज़ होता है, जबकि सेल टैक्स पर्पज़ के लिए आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ होता है। तो आप जो FBR का सिस्टम है वो
मैचिंग, ट्रेसिंग और इंटीग्रेशन पर्पसेस के लिए, ताकि वो डाटा वहाँ से पिक करके ऑटोमेटिकली चेक कर सके। और ये कॉमन आइडेंटिफायर नंबर दे दिया गया। ये तो था इंडिविजुअल के केस में। इसी तरह जो कंपनीज़ और AOPs हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, उनके लिए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ NTN भी लाजमी कर दिया गया है एज अ कॉमन आइडेंटिफायर, सो दैट के कंपनीज़ NTN से भी चल रही हैं, उनकी जो टैक्स इनकम टैक्स रिकॉर्ड है वो NTN से चल रहा होता है, सेल टैक्स का रिकॉर्ड उनका सेल टैक्स नंबर से चल रहा होता है। तो सम टाइम जो है वो सिस्टम उसको मैच नहीं कर सकता, तो अब उसको इकट्ठा कर दिया गया है सो दैट कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इंटीग्रेशन हो सके। तो इससे डाटा इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी और डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होगी और बेहतर टैक्स कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, ये नई रिक्वायरमेंट डाली गई है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना वो मैंडेटरी करार दे दिया गया है। मैनुअल रिकॉर्ड्स के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी लाजमी मेंटेन करेंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब टैक्स ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगते थे तो वो टैक्स पेयर्स अक्सर कहते थे कि जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा रिकॉर्ड हम मेंटेन करें, तो वो प्रोवाइड नहीं करते थे अक्सर केसेस में। तो अब उनके लिए मेंटेन करना और प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ज़रूरी हो गया। उसके बाद है ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स सेक्शन 25AA सब सेक्शन 2, ये नई इंसर्शन है। इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एम्पावर किया गया है कि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन एसोसिएट्स को डिफ़ाइन कर सके या प्रेस्क्राइब कर सके टू रिफ्लेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस। जो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें एक एसोसिएट कंपनी अपनी दूसरी एसोसिएट कंपनी को सेल कर रही होती है, तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के लिए रूल्स FBR अब बना सकेगा। उसके बाद सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के अंदर जो एक्सटेंशन ग्रांट की जाती है सेक्शन 26AB, ये नई सब सेक्शन ऐड की गई है और कमिश्नर को एम्पावर किया गया है कि वो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न की डेट को 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकता है या इवन मोर। पंद्रह दिन या 15 दिन से ज़्यादा वो उसको एक्सटेंड कर सकता है अगर उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं या कोई रीज़न है जिसकी वजह से टैक्स पेयर अपनी रिटर्न विद इन ड्यू टाइम फाइल नहीं कर सकता। अगर कमिश्नर एक्सटेंशन नहीं देता तो चीफ़ कमिश्नर को भी एम्पावर किया गया कि वो यही एक्सटेंशन दे सकता है 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा की, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर को ये तो एम्पावर कर दिया गया है कि वो एक्सटेंशन दें, लेकिन उनको डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो एक्सटेंड नहीं की। इसका मतलब है टैक्स आपने विद इन ड्यू डेट पे करना है और फाइलिंग जो है वो आप लेट कर सकते हैं अगर आप विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया गया जी बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट्स, सेक्शन 40D इंसर्ट की गई है और इस कॉन्सेप्ट का जो ये कॉन्सेप्ट ये है कि बॉर्डर्स के साथ साथ जो मार्केट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी, मसलन अगर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन के साथ, और इसी तरह ईरान की बॉर्डर के साथ जो है ना ईरान के कोऑपरेशन के साथ मार्केट्स बनाई जाएंगी बॉर्डर के साथ साथ, और वहाँ जो आइटम्स सेल होंगे या इंपोर्ट होंगे या एक्सपोर्ट होंगे उनके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाएगा। और जो ऐसी गुड्स जो कि बॉर्डर से ओरिजिनेट कर रही हैं, यानी कि बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट से टू टेरिफ एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि वहाँ से इंपोर्ट हुई और बॉर्डर पे उन पर टैक्स लगा और उन्होंने जाना है किसी भी टेरिफ एरिया ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे पाकिस्तान सेल टैक्स लगता है पाकिस्तान। ये मेजर इसलिए दिया गया है कि वहाँ बॉर्डर पे अक्सर स्मगलिंग होती है और बग़ैर टैक्स दिए जो है ये पाकिस्तान की मार्केट में गुड्स आ जाती हैं
तो इसको कटेल करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये प्रोविज़न दी गई है। और इसमें एक टेबल दिया गया, टेबल 4 6 शेड्यूल में, और उसमें जो गुड्स के नाम दिए हैं, कौन कौन सी गुड्स हैं जो कि अगर लाई जाएंगी तो उन पर टैक्स होगा। और उसमें पार्टिकुलर्स ये हैं कि सच गुड्स विल ओनली बी सप्लाइड विद इन लिमिट्स ऑफ बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट। ये बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट के अंदर सप्लाई होंगी। इफ़ गुड्स आर ब्रॉट आउटसाइड द लिमिट ऑफ बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट द सेल टैक्स विल बी चार्ज। अगर ये बॉर्डर एरिया में ही सेल होती हैं तो उन पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये वहाँ से पाकिस्तान की टैक्सेबल टेरिटरी में आती हैं तो वहाँ उन पर टैक्स लगेगा, और वो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू और वैल्यू ऑफ गुड डिक्लेयर्ड एट द इंपोर्ट। आपने जो मार्केट वैल्यू डिक्लेयर की है या उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो ऑफिसर वहाँ हैं वो जो डिटरमिन करेंगे विच एवर इज़ हायर, वो अप्लाई होगा। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स, इंपोर्ट्स की सूरत में कस्टम अथॉरिटी विल clear the goods only if bank guarantee equal to the amount of sale tax is provided। इंपोर्ट्स की सूरत में कस्टम अथॉरिटी क्लियर करते हुए जितनी अमाउंट उसकी डिटरमिन हुई है उसके इक्विवेलेंट बैंक गारंटी अगर आप देंगे तो तब ये क्लियर होंगी। एग्जाम्पशन इज़ ओनली अवेलेबल टू द पर्सन ऑन फर्निशिंग प्रूफ ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रेमिसेस लोकेटेड विद इन लिमिट्स ऑफ बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट। अगर आपकी शॉप, आपका बिज़नेस बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट के अंदर मौजूद है, इसका प्रूफ अगर आप देंगे तो तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, वरना आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशंस डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी शैल बी लेविड। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसमें कोई कमी बेशी हुई तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी भी आप पे पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे 114 आइटम्स की लिस्ट दी गई है जिसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं, बीज हैं, सीड्स हैं, ग्राम्स, दालें वाले हैं, बीन्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स और बहुत सारे दूसरे आइटम्स हैं, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 40E इंसर्ट की गई है जिसमें लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड नेम। FBR ने एक कंडीशन इम्पोज़ की है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, सर्टेन गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जिसको बाद में स्पेसिफाई किया जाएगा कि वो हर ब्रांड का ब्रांड लाइसेंस लें और स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU या ब्रांड का हर SKU या हर ब्रांड का वो ब्रांड लाइसेंस लेंगे ताकि वो उसको सेल कर सकें। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ब्रांड या SKU के बग़ैर लाइसेंस लिए बग़ैर गुड्स सेल करता है तो ऐसी गुड्स जो हैं वो काउंटरफीट की जाएंगी, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा या उनको ज़ाया कर दिया जाएगा। जैसे ये जो रूल्स आगे बनेंगे, इसके प्रोसीजर्स बनेंगे उसके मुताबिक। इसका मकसद ये है कि हर ब्रांड को डॉक्यूमेंट करना या हर SKU को डॉक्यूमेंट करना जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है, ताकि FBR उसको ट्रेस कर सके और सेल टैक्स अभियान जो है, सेल टैक्स की चोरी को रोका जा सके। ये जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, ये इसका IPO रजिस्ट्रेशन से या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, सेक्शन 48 सब सेक्शन 3 में रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स। The bill proposes to assist any governmental authority, regulatory body in foreign jurisdiction under a tax treaty, bilateral or multilateral convention, intergovernmental agreement or similar agreement, etc., in collection and recovery of tax from any person and assistance in its recovery। ये एक अथराइजेशन की प्रोविज़न है जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है, लीगल रेगुलेटरी बॉडी है या कोई और इदारा है, उसमें यह कि किसी दूसरे मुल्क के साथ टैक्स ट्रीटी, बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं
या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, तो उस मुल्क की टैक्स रिकवरी यहाँ फैसिलिटेट की जाएगी और वाइस वर्सा अगर कोई बाहर पाकिस्तानी हैं जो रिकवर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान का टैक्स बाहर बनता है, तो वो मुल्क भी हमें फैसिलिटेट करेंगे। तो ये बेसिकली टैक्स एनहांसमेंट का मेजर है, ठीक है, और टैक्स ट्रीटीज़ वगैरह को यहाँ कवर किया गया है। पावर टू शेयर डाटा और इंफॉर्मेशन, सेक्शन 56A सब सेक्शन 1A, इसमें बोर्ड को एम्पावर किया गया है कि वो डाटा या इंफॉर्मेशन, वीडियोस, इमेजेस, रियल टाइम डाटा वो किसी मिनिस्ट्री, किसी डिवीज़न ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है। इसका मकसद ये है कि जो फेडरल में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एफबीआर के नॉलेज में है, वो प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटीज़ को शेयर की जा सकती हैं। रियल टाइम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है ताकि कोई टैक्स एवेजन ना हो सके। कंट्रोल चेक ऑन इनवॉइसेस इशूड बाय टीयर 1 रिटेलर्स, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। ये नई इंसर्शन जो है, इसके मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये एम्पावर किया गया है कि वो मिस्ट्री शॉपिंग के प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करे, प्रेस्क्राइब करे, जो कि इनवॉइसेस इशू करते हैं टीयर 1 रिटेलर्स, यानी टीयर 1 रिटेलर्स की इनवॉइसेस के ऊपर मिस्ट्री शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और नॉर्मली ऐसे होता है कि ये एक ऑडिट का प्रिंसिपल है जिसमें आप ये करते हैं कि कंट्रोल चेक परफॉर्म करते हैं, सैम्पल इनवॉइसेस लेकर आप चेक करते हैं कि जी इन पे टैक्स पे किया गया है या नहीं किया गया। तो ये भी बेसिकली एक तरह का वेरिफिकेशन है कि लोग जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं वो अपने टैक्सेस प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं। उसके बाद कंपनसेशन इन केस ऑफ डिलेड रिफंड अंडर सेक्शन 66, ये सेक्शन 67 है। उसके तहत जो सब सेक्शन 66 में अगर डिलेड रिफ़ंड हैं, रिफ़ंड देने में अगर एफबीआर डिले करता है तो उसके ऊपर कंपनसेशन पे की जाएगी टैक्स पेयर को। तो ये इसमें कहा गया है कि काइबर जो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है उसके इक्विवेलेंट इंटरेस्ट पे किया जाएगा टैक्स पेयर को अगर एफबीआर विद इन 45 डेज़ ऑफ ऑर्डर आपको रिफ़ंड पे नहीं करता। तो ये बेसिकली एक मेजर है कि आपके रिफ़ंड्स जो हैं तेज़ी से प्रोसेस हों और आपको जैसे सेक्शन 10 के तहत जो रिफ़ंड्स हैं वो जल्दी प्रोसेस होने का की प्रोविज़न है, इसी तरह सेक्शन 66 के तहत भी जो रिफ़ंड्स हैं वो भी अब जल्दी प्रोसेस होंगे। सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल, सेक्शन 73 सब सेक्शन 1। अब इसमें ये किया गया है कि अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल फ्रॉम सेम पार्टी। अब एक पार्टी है जिससे आपने कुछ अमाउंट रिसीव करनी है और कुछ अमाउंट उसको पे करनी है, तो वो एडजस्ट करने की प्रोविज़न यहाँ पे दी गई है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उस पर सेल टैक्स चार्ज किया गया और पे किया गया हो। मतलब आपने सेल की है और उसी पार्टी से आपने परचेज़ भी की है, तो इनपुट और टैक्स भी वहाँ पे होना चाहिए और आउटपुट टैक्स भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। एक तो ये है कि बहुत पार्टीज़ टैक्स कंप्लायंस करेंगी। दूसरा ये है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ सॉट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट लेने से पहले आपने कमिश्नर की अप्रूवल लेनी है, ठीक है। तो उसमें यह है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि सम टाइम ये होता था कि एक ही पार्टी से आप परचेज़ भी कर रहे होते थे, सेल भी कर रहे होते थे, तो वो दो अलग अलग बैलेंस स्टैंड कर रहे होते थे। उसकी एडजस्टमेंट की प्रोविजंस नहीं थी एफबीआर के अंदर, तो ये अब प्रोविजन दे दी गई है। सेल टैक्स चार्ज एट रिटेल वैल्यू, थर्ड शेड्यूल में उसमें शुगर की जो प्राइस है उसमें अब पहले 60 रुपीज़ के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होता था। अब ये कहा गया हो कि जो उसकी रिटेल प्राइस होगी उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसमें एक्सेप्शन जो है वो जो चीनी सप्लाई होगी फार्मास्यूटिकल, बेवरेजेस और कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री को जो सप्लाई होगी उस पे नहीं ये प्रोविजन अप्लाई होगी। अदरवाइज़ जो जनरल यूज़ के लिए शुगर होगी, जो उसकी मार्केट प्राइस है, जो उसकी रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा।
अब 5th शेड्यूल में ज़ीरो रेटिंग, अब कुछ ज़ीरो रेटेड गुड्स थी वो अब ओमिट कर दी गई हैं, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें आप ये लिस्ट देख सकते हैं, सप्लाई, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ एनी शिप, और ये इसमें कंडीशंस दी गई हैं। एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से, स्पेयर पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, ये शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के, ठीक है, और ये सारी प्लांट मशीनरी है नेविगेशन के लिए, ठीक है, और सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर हैंडलिंग ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो ये बेसिकली शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, उसमें क्रूड ऑयल है, और लोकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी टू पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, देयर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स फॉर यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी as is chargeable to sale tax at the rate of 0% subject to the specified conditions। तो ये कुछ ज़ीरो रेटिंग जो है जिसको ख़त्म कर दिया गया है, और एक ज़ीरो रेटिंग में आइटम ऐड किया गया है, दैट इज़ लोकल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड प्लांट्स एंड मशीनरी टू रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स authorized under export facilitation scheme 2021 notified by the board with specified conditions। तो ये लोकल मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स वगैरह थे, वो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिफ़ाइन की जाएंगी, वो उसके मुताबिक फिर ये ज़ीरो रेटेड हो जाएगा। एग्जेम्पशन ऑन लोकल सप्लाई एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 6th शेड्यूल टेबल 1, इंपोर्ट या लोकल सप्लाई के ऊपर जो एग्जेम्पशंस हैं, उसमें यह है कि जी कुछ एग्जेम्पशंस इंपोर्ट या सप्लाई के ऊपर अवेलेबल थी जो आपके विड्रॉ कर दी गई हैं। ये एडिबल ऑयल, वेजिटेबल घी एट्सेट्रा, आइस एंड वाटर, टेबल साल्ट, ग्लास बैंगल्स, ये जो चूड़ियाँ होती हैं, प्रोसेस चीज़ नॉट ग्रेटेड और पाउडर्ड, फ्रोज़न, prepared or preserved sausages, energy saver lamps, bicycles, raw and pickle hides and skins, etc. Import and supply thereof of ships of all floating crafts including tugs, whatever. Import of halal edible offal of bovine animals, component or sub-components of energy saver lamps, plant machinery and equipment imported for setting up fruit processing and preservation units in Balochistan etc. तो ये जो प्रोविजंस थी, ये एग्जेम्पशन जो अवेलेबल थी, ये विड्रॉ कर दी गई हैं। यू कैन सी द होल लिस्ट। उसके बाद है जी द बिल प्रपोजेस टू लिमिट द एग्जेम्पशन टू आर्ट पेपर एंड प्रिंटिंग पेपर फॉर पब्लिकेशन ऑफ होली कुरान। आर्ट पेपर और प्रिंटिंग पेपर के ऊपर जो एग्जेम्पशन थी वो ख़त्म कर दी गई है, और सिर्फ ऐसा आर्ट पेपर जो प्रिंटिंग ऑफ कुरान मजीद इस्तेमाल होगा उस पर एग्जेम्पशन बरकरार रखी गई है। अब एग्जेम्पशन ऑन लोकल सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 6th शेड्यूल टेबल 1, उस पर एग्जेम्पशन दी गई है इंपोर्ट और सप्लाई के ऊपर कुछ आइटम्स में। उसमें CKD किट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स बाई लोकल मैन्युफैक्चरर्स, अगर वो 30 जून 2026 तक उनको ये एग्जेम्पशन दी गई है। स्मॉल कार्स सर्व्स विद 50 kWh kWh बैटरी और बिलो, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स LCVs with 150 kWh battery or below. Goods temporarily imported into Pakistan by international athletes which shall be subsequently taken by them within 120 days। तो एथलीट्स जो पाकिस्तान आते थे उनके गुड्स जो थी वो साथ लेके आते थे अपनी गेम्स के लिए, तो वो वापस ले जाते थे। अगर वो 120 डेज़ में वापस ले जाते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगी। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरेंजेस, तो ऑटो डिसेबल सिरेंजेस जो कि एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ख़ुद बहुत डिसेबल हो जाती हैं, वो अगर नीडल के साथ हैं या विदाउट नीडल हैं उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इंपोर्ट ऑफ फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो डिसेबल सिरेंजेस। अच्छा, अब उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें ट्यूबुलर मेटल नीडल्स हैं, रबर गैस्केट्स हैं, उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है।
Import of plant machinery, equipment and raw materials for consumption of these items within special technology zones by Special Technology Zone Authority. अब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जो प्लांट मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करेगी विद इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, ठीक है, डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस, जो उसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर जो डेवलपर्स हैं या उनके एंटरप्राइजेस हैं उनको एग्जाम्प्ट होगा. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स प्लांट्स and machinery by registered person authorized under export facilitation scheme 2021 notified by the board with such condition limitations and restrictions as specified. तो ये conditions इसकी specify कर दी जाएंगी. तो रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पार्ट्स वगैरह जो हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 के तहत अथराइज्ड है उसको भी एग्जामेशन दे दी गई है. अच्छा, कुछ एग्जामेशन विड्रॉ कर दी गई हैं जी लोकल सप्लाईज़ के ऊपर, जिसमें रॉ एंड पिकल्ड हाइड्स एंड स्किन्स, वेट ब्लू हाइड्स एंड स्किन्स, ब्रिक्स ईंटों के ऊपर, एलईडी और एसएमडी लाइट्स एंड बल्ब्स मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कॉटन सीड ऑयल, इसके ऊपर एग्जामेशन जो है वो विड्रॉ कर दी गई हैं. उसके बाद एग्जामेशन विड्रॉन ऑन इम्पोर्ट सप्लाई ऑन इंपोर्ट के ऊपर एग्जामेशन विड्रॉ कर दी गई है. सप्लाई अभी तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है. तो ये वो गुड्स हैं जिनकी इंपोर्ट के ऊपर एग्जामेशन थी, वो विड्रॉ कर ली गई है. अब इसमें लोकली प्रोड्यूस साइलोस टिल 30 जून 2026, एग्स फॉर हैचिंग वगैरह वगैरह जो हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स जूसेस वगैरह, मिल्क एंड क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, इस तरह के आइटम्स हैं. अब रिड्यूस रेट सब्जेक्ट टू कंडीशंस 8 शेड्यूल टेबल 1 में ये रिड्यूस रेट दी गई, इनको लगाया गया जी. आइटम्स हैं कुछ रिड्यूस रेट लगाया गया था, अब वो स्टैंडर्ड रेट पे हो गए. इसमें आप देख सकते हैं, सोयाबीन मील है, रॉ कॉटन एंड गेन कॉटन है, प्लांट एंड मशीनरी नॉट मैन्युफैक्चर्ड लोकली एंड हैविंग नो कंपैटिबल लोकल सब्सिट्यूट्स, फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जिन पर रिड्यूस रेट था अब फुल रेट होगा. उसके बाद है चेंज इन सेल टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. अब पोटेशियम क्लोरेट के ऊपर जो सेल टैक्स जो जिस तरह चार्ज हो रहा था उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है. पहले था 17% अलॉन्ग विद ₹80 पर केजी, 80 पर केजी के हिसाब से 17% पड़ता था, और अब 90 पर केजी के हिसाब से ₹90 पर केजी के हिसाब से 17%. रेट वही है, प्राइस बढ़ा दी गई है. और कंडीशन जो है 90 पर किलोग्राम shall not apply on import made by and supplies made to organizations under the control of Ministry of Defence Protection. ठीक है, जो 90 का अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन को आपने सप्लाई करनी है तो फिर 90 अप्लाई नहीं होगा, वो पुराना वाला रहेगा. अदरवाइज़ ये 80 की बजाय ₹90 कर दिया गया. फिर उसके बाद कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर रिड्यूस रेट ऑफ सेल टैक्स लगाया गया है और कंडीशन भी साथ गिवन है. लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 4 व्हीलर्स ये 30 जून 2026 तक, स्मॉल कार्स सर्व्स विद 50 kWh बैटरीज और बिलो, और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स विद 150 kWh बैटरी और बिलो, इसका रेट 1% कर दिया गया है अगर लोकली सप्लाई हो रही हैं. मोटर कार्स उनके ऊपर रेट जो है वो 12.5% कर दिया गया. लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड मोटर कार्स ऑफ सिलेंडर कैपेसिटी अप टू 850 cc, 850 cc तक की जो गाड़ियां हैं जो लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे रेट कम करके 12.5% कर दिया गया. फिर इंपोर्ट एंड लोकल सप्लाई ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर 1800 cc तक
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट की जाती हैं तो उस पर रेट रिड्यूस करके 8.5% कर दिया गया है। और 1801 से 2500 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन पे रेट कम करके 12.75% कर दिया गया है। सेल टैक्स ऑन सप्लाई पेएबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई बाय CMO। अब सप्लाई ऑफ सिम कार्ड बाय सेलर मोबाइल ऑपरेटर्स, जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो सिम कार्ड जब इशू करते थे उस पर जो सेल टैक्स लगता था वो विड्रॉ कर लिया गया है 1 जुलाई 2020 से, with the explanation that such withdrawal will not affect FBR stance on chargeability of sale tax on SIM cards pending before any court of law। अगर कोई मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में है तो उस पर विड्रॉल नहीं होगी। 11 शेड्यूल में विदहोल्डिंग ऑफ सेल टैक्स, लेड बैटरीज के जो रजिस्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि वो फुल सेल टैक्स विदहेल्ड करेंगे ऑन परचेज ऑफ रिक्लेम लेड और यूज लेड बैटरीज। रिक्लेम्ड या यूज लेड बैटरीज जो हैं, रिक्लेम लेड अगर वो है या यूज बैटरीज के ऊपर वो 100% सेल टैक्स विदहेल्ड करेंगे। उसके बाद मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स 12 शेड्यूल में जो थी वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स CKD किट्स फॉर स्मॉल कार सर्व्स विद 50 किलोवाट आवर बैटरी और बिलो 30 जून 2026 तक। LCV लाइट कमर्शियल व्हीकल्स 150 kWh बैटरी और बिलो, ये भी 30 जून 2026 तक। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 4 व्हीलर स्मॉल कार सर्व्स विद 50 kWh बैटरी और बिलो, ये भी जो मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया है। LCV विद 150 kWh बैटरी और बिलो इन CBO कंडीशन, इसको भी एग्जाम कर दिया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 to 3 व्हीलर्स एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इन CBO कंडीशन, ये 30 जून 2025 तक एग्जाम कर दिया गया है। मोटर कार्स ऑफ सिलेंडर कैपेसिटी अप टू 850 cc, ये भी एग्जाम कर दिया गया और इस पर कोई डेट नहीं दी इन्होंने। तो ये जो थी चीज़ा अमेंडमेंट्स सेल टैक्स एक्ट में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।